चलिए पार्ट नंबर 2 के बारे में 2 के जो प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आए। यदि आपने पहले पार्ट नंबर 1 नहीं देखा तो पहले वो देखें, इसके बाद में ये सेकंड पार्ट। अलवर के शासक जयसिंह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन छांटना है इसमें। पहला स्टेटमेंट है, इन्होंने पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इन्होंने चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का नाम बदलकर नरेंद्र मंडल कर दिया था। इन्होंने हिंदी को अलवर की राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया था। इन्होंने ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के आगमन पर सरिस्का महल का निर्माण करवाया था। देखिए साथियों, इसमें जो जयसिंह से संबंधित आज तक जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को मैंने एक जगह सबमिट करने की कोशिश की है, ताकि इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आए तो आप कंफ्यूज नहीं हो और एक जगह आपको सारा कंटेंट मिल जाए। आंसर नीचे है। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि सरिस्का महल जो है उसका निर्माण जयसिंह ने नहीं करवाया था, अलवर के किशन सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था। इसके बाद में देखिए 52वां प्रश्न है, सौर ऊर्जा आधारित पंप योजना जिसे प्रधानमंत्री कुसुम कंपोनेंट बी के नाम से भी जाना जाता है, इसके अंतर्गत किसानों को निम्न में से कितना अनुदान दे है? तो 90% तक अनुदान इसमें मिलता है, जिसमें 60% जो है केंद्र सरकार देती है और 30% 60% तक जो है राज्य सरकार इसमें देती है। एक बार देखते हैं, और इसमें 7.5 हॉर्स पावर तक ही अनुदान दे है और 60% तक अनुदान इसमें दे है, 90% नहीं है। 30% केंद्र सरकार देती है और 30% राज्य सरकार देती है। 53वां प्रश्न है। देखिए ज़्यादा मैं इसमें बताऊंगा नहीं, क्योंकि आपको पीडीएफ मिलने वाली है। सिर्फ प्रश्नों का फॉर्मेट किस प्रकार हमारे टेस्ट सीरीज में कर रखा है वो इसका एक ओवरव्यू देने के लिए मैंने आपको ये वीडियो बनाया है। हाल ही में अति चर्चित पुस्तक प्रिंसेस मेंबर्स नामक आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो आत्मकथा है प्रिंसेस मेंबर्स, वो आपकी जयपुर की महारानी गायत्री देवी के द्वारा लिखी गई थी। और इसके बारे में, गायत्री देवी के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य और हो सकते हैं, जो परीक्षा में महत्वपूर्ण हो सकते हैं, कि उनके पिता का नाम क्या था, माँ कौन थी, सवाई मानसिंह जी से उनका क्या संबंध था, आत्मकथा का क्या नाम था, और गायत्री देवी का देखिए डार्क कर रखे है। महारानी गायत्री देवी का नाम एक वियोज मैगजीन की प्रकाशित होती है, जिसमें 10 संसार की टॉप 10 मोस्ट ब्यूटीफुल वीमेंस की सूची जारी की थी उन्होंने। तो उसमें जयपुर की राजमाता जो हैं गायत्री देवी, उनका नाम आया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 54वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उपलब्धि जयपुर के महाराजा राम सिंह द्वितीय की नहीं है? अर्थात 3 तो उपलब्धि हैं और 1 उपलब्धि नहीं है। जो नहीं है उसको आपका चयन करना है। देखो, इनको 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों के सहयोग के लिए सितारे हिंद की उपाधि तथा कोटपुतली का परगना दिया गया था। बिल्कुल सही बात है। इनको बब्बर शेर कहा जाता था, ये मैंने पढ़ा नहीं, क्योंकि बब्बर शेर इनका नहीं है। किसका है मैं अभी आपको बताऊंगा। 1857 में जयपुर में मदरसा हुनरी नामक कला विद्यालय की स्थापना की गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। आप ये ध्यान रखना कि जो भी सांस्कृतिक उपलब्धियां सर्वाधिक हैं वो आपके महाराजा राम सिंह द्वितीय की हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इन्होंने जयपुर में राजस्थान का पहला कन्या विद्यालय खोलने का श्रेय भी इनको जाता है, तो ये भी सही है। 2 नंबर का स्टेटमेंट आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बब्बर से राम सिंह द्वितीय को न बोल के माधो सिंह द्वितीय को बोला जाता है, और ये वो माधो सिंह द्वितीय ही थे जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु मदन मोहन मालवीय के माध्यम से 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी थी। और माधो सिंह द्वितीय अपनी 9 पासवानों के लिए जो नाहरगढ़ में एक जैसे 9 महल बनाए थे, उनके लिए भी प्रसिद्ध हैं। 55वां प्रश्न देखिए, निम्न में से संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों की शक्तियां, अधिकार एवं जिम्मेदारियां प्रदान की हैं? तो आपको ये ध्यान रखना है 243 जी आर्टिकल है वो इसमें
आएगा आपका। 56वां प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन के तथ्यों के संदर्भ में क्या गलत है? यह 1967 में चौथी विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण लगाया गया था। बिल्कुल सही है, पहली बार राष्ट्रपति शासन 1967 में लगा था और चौथी विधानसभा के समय लगा था। यह करीब 42 दिन का था, जो सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन काल माना जाता है, अर्थात जो पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था वो सबसे छोटा था। तीसरा है, इस समय राजस्थान के राज्यपाल डॉक्टर संपूर्णानंद थे तथा मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे, और इस समय देश के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो विकल्प जो है 4 आपका इसमें गलत है, क्योंकि इस समय देश के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी नहीं, डॉक्टर राधाकृष्णन तथा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो ये आपको चौथा नंबर का विकल्प भी ध्यान रखना है। कई बार पूछ लेते हैं कि पहले राजस्थान के पहले आपातकाल के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे या देश के राष्ट्रपति कौन थे। तो ये जो है नेक्स्ट पेपर में एक प्रश्न मैं इस प्रकार का आपका डालूंगा, जिसमें चारों जो आपातकाल थे अपने राष्ट्रपति शासन थे राज्य में, राजस्थान राज्य में, उसमें कौन मुख्यमंत्री था, कौन राज्यपाल था, कौन प्रधानमंत्री और कौन राष्ट्रपति था उस समय, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। 57वां प्रश्न है, नीचे राजस्थान राज्य मानवाधिकार संरक्षण आयोग के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, असत्य कथन का चयन कीजिए। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पहले हो सकता है। यदि किसी सदस्य की उम्र 70 वर्ष न हुई हो तो भी 5 वर्ष के अगले कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्त किया जा सकता है। तीसरा स्टेटमेंट है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्तों और सेवा शर्तों का निर्धारण केंद्र सरकार करती है। तो उस सारे के सारे विकल्प ही आपके सही हैं। व्याख्या नीचे दे रखी है, आपको PDF मिल जाएगी, उसमें आप देख लेना। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन का आपको चयन करना है। साथियों, यदि आप हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़ते हैं तो इस प्रकार की जो ऑनलाइन पेपर उसको ऑल राजस्थान आपकी टेस्ट रैंकिंग आपको बताई जाती है। साथ ही जो भी पेपर ऑनलाइन होता है उसकी प्रिंटेबल फॉर्मेट में आपको PDF मिलती है, ताकि आप प्रिंट निकलवा के उनको अच्छे से तैयार कर सकें। साथियों, इसमें आपको पहले जो टेस्ट हम आयोजित करवाते हैं उसका शेड्यूल पहले मिलता है, और शेड्यूल के माध्यम से आपको 1 सप्ताह का टाइम दिया जाता है। उस टाइम शेड्यूल में उस टाइम जो पीरियड है उसके अंदर आपको उसकी तैयारी करनी है, और नेक्स्ट जो संडे है शेड्यूल के हिसाब से उसका पेपर होता है, जिसमें आपको ऑल राजस्थान रैंकिंग मिलती है। लगभग मैं समझता हूँ इनिशियल स्टेज पे लगभग 4000 स्टूडेंट पहला जो टेस्ट है उसमें शामिल होंगे। 4000 के लगभग स्टूडेंट, उसमें आपकी क्या रैंक रहती है, और ग्रेजुअली आपको उसकी टेस्ट की रैंकिंग आपको जो है सुधारनी है, ताकि मुख्य परीक्षा आने से पहले आपको बहुत अच्छी तैयारी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो सके। देखिए 58वां प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन 20 अगस्त 1949 को हुआ था। बिल्कुल सही बात है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति राज्यपाल को प्राप्त है, ये भी सही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष NK घोष थे, ये भी सही है। और राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है, तो ये भी आपका सही है। लेकिन NK घोष इसमें आपका जो है तीसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि NK घोष SK घोष जो है उसमें मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया। तो यहाँ पर ये देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो हैं वो NK घोष नहीं थे, SK घोष थे। और आयोग के पास जो उनका संचित प्रश्न बैंक था वो तो आजकल खत्म हो गया, और इसी प्रकार के प्रश्न आजकल बनाता है। तो आपको SK घोष NK घोष में भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि कंफ्यूज कहीं भी नहीं होना है। 49वां प्रश्न है, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का पहला शासक कौन था? तो मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का पहला शासक राणा अमर सिंह था, और 1597 से 1620 के मध्य अमर सिंह जी मेवाड़ के शासक रहे। बाद में 5 फरवरी 1615 को जहांगीर के साथ संधि की, लेकिन महाराणा को राजदरबार में उपस्थित होने की जो शर्त होती थी, आमतौर पे जो मुगल ये शर्त रखते थे, उससे महाराणा को मुक्त रखा गया था।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का थर्मापल्ली हल्दी घाटी को कहा, बिल्कुल सही है। शाहबाज खां को प्रताप के विरुद्ध 13 बार मेवाड़ भेजा गया था, ये स्टेटमेंट मेरे हिसाब से गलत है क्योंकि 3 बार ही भेजा गया था, 13 बार नहीं। 1582 को दिवेर थाने पर हमला किया गया, तब थाने पर सुल्तान खां का नियंत्रण था, बिल्कुल सही है, अकबर के मामा थे। प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान में अजमेर के सूबेदार बनाकर जगन्नाथ कछवाहा को भेजा गया था, तो बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है क्योंकि 13 बार नहीं 3 बार भेजा गया था। 61वां प्रश्न है, राजस्थान में संचालित शाही रेलगाड़ी हेरिटेज ऑन व्हील्स जो है को कब शुरू किया गया था? तो ये हेरिटेज ऑन व्हील्स 2017 में शुरू किया गया था। 29 दिसंबर 2017 को इसका संशोधित कार्यक्रम शुरू किया गया। यूरोप की क्रांति से बहुत पहले निम्नलिखित में से किस लोक देवता द्वारा समता और बंधुत्व का संदेश दिया था? तो ये आपके रामदेव जी हैं, क्योंकि ये हमेशा जो है समानता के पक्षधर रहे हैं और छुआछूत के प्रबल विरोधी रहे हैं। तो यूरोप से बहुत पहले, यूरोप की क्रांति से बहुत पहले रामदेव जी ने संदेश दिया था कि सब लोग समान हैं और छुआछूत इत्यादि सामाजिक बुराइयां हैं, उनका विरोध करना चाहिए। राजस्थान के लोक देवता तेजा जी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन का आपको चयन करना है। इनकी घोड़ी का नाम कालमी या केसर कालमी था, यही स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि इनकी घोड़ी का नाम लीलन या श्रृंगारी था, केसर कालमी नहीं था। तो दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। तेजा जी का जन्म खरनाल, वर्तमान खरनालिया गांव में माघ शुक्ला चतुर्दशी के दिन हुआ था, ये बिल्कुल सही है। इनकी पत्नी का नाम पेमल था और वो पनेर गांव के रामचंद्र की पुत्री थी, ये भी सही है। तेजा जी के पुजारी को घुड़ला कहा जाता है, घुड़ला या घोड़ला, कई बार घोड़ला शब्द भी मिलता है, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो केसर कालमी इनकी घोड़ी का नाम नहीं था, लीलन श्रृंगारी था, ये आपका आंसर हो गया। राजस्थान के लोक देवता पाबूजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, इनको कोलुमंड में प्रमुख मंदिर है। लोक देवता पाबूजी का मंदिर प्रमुख मंदिर है, कोलुमंड में है, और जहां प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को मेला लगता है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। चांदा, डेमा, हरमल और सलजी सोलंकी पाबूजी के रक्षक सहयोगी के रूप में जाने जाते हैं, ये भी सही है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। पाबूजी की फड़ सोने की फड़ है, पाबूजी की फड़ सोने की नहीं होती है, पाबूजी की फड़ चांदी की होती है। पाबूजी की आराधना में थाली लोक नृत्य का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। तो आपका तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट पाबूजी की फड़ सोने की नहीं चांदी की है, तो ये तीसरा स्टेटमेंट आपका इसमें सही होगा। 65वां प्रश्न है, नाथू, मुराद, रामलाल, अलीराज चित्रकारों का संबंध निम्नलिखित में से किस चित्र शैली से रहा है? तो इनका संबंध जो है बीकानेर शैली से है। 66वां प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में सौर ऊर्जा तथा प्रयोग के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। सौर ऊर्जा नीति घोषित करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य है, बिल्कुल सही है। राज्य में प्रथम सौर ऊर्जा फ्रिज बालेश्वर जोधपुर में स्थापित किया गया था, ये भी सही है। राज्य में प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र मथानिया जोधपुर में स्थापित किया गया था, ये भी सही है। राज्य में निजी क्षेत्र में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र रावतबाड़ा चित्तौड़गढ़ में नहीं है। सौर ऊर्जा से संबंधित रावतबाड़ा में कोई संयंत्र नहीं है, तो यहाँ पर खींवसर नागौर में है, ये चित्तौड़गढ़ में नहीं है। राज्य में निजी क्षेत्र में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र खींवसर नागौर में है, रावतबाड़ा में नहीं है। सौर नीति 19 अप्रैल 2021 को घोषित की गई थी। आपको पता है राजस्थान पहला स्टेट था जिसने ये नीति घोषित की गई थी। वर्तमान में प्रश्न पूछा गया था पिछली बार RES प्री में कि वर्तमान में राजस्थान में कुल कितनी गीगावाट बिजली की क्षमता है, तो 142 गीगावाट है। और दिसंबर 2022 तक जो है मैंने डेटा दे दिया है, तो 13,531 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जा चुके हैं, जो इसको अधिष्ठापक क्षमता भी बोल सकते हैं। सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान हो चुका है और राजस्थान में वर्ष के 365 में से 325 दिन से अधिक सूर्य ताप सीधा पड़ता है। इस वजह से सौर ऊर्जा की प्रबल संभावना है और लगभग 142 गीगावाट तक का इसकी क्षमता
का आकलन किया गया है। देखिए 67वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पाकिस्तान के 9 जिले राजस्थान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, बिल्कुल सही है। राजस्थान में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा मध्य प्रदेश से बनती है, बिल्कुल सही है। बाड़मेर के नक्शे की आकृति लगभग भारत जैसी है, आप देखेंगे नक्शे में तो आपको आभास होगा, सही बात है। अजमेर की नक्शे की आकृति लगभग ऑस्ट्रेलिया के समान है, तो अजमेर के नक्शे की आकृति ऑस्ट्रेलिया के समान नहीं है, त्रिभुजाकार है। ऑस्ट्रेलिया या मयूर के समान जैसे आकृति तो जोधपुर की है। सीकर की प्यालेनुमा आकृति है, टोंक की सम चतुर्भुजाकार है, और साथ ही चित्तौड़गढ़ की आकृति घोड़े के नाल जैसी है। उदयपुर की ऑस्ट्रेलिया जैसी है। भीलवाड़ा की आयताकार है। जालोर की व्हेल मछली के समान है। राजसमंद की आकृति तिलक के समान है। जैसलमेर की आकृति सप्त बहुभुजाकार है। हनुमानगढ़ अंग्रेजी के एल अक्षर के समान है, और दौसा जिले की आकृति धनुष के समान है। तो आज तक जिस जिस परीक्षा में राजस्थान के जिलों की आकृति के बारे में पूछा गया था, कई परीक्षाओं तो जो जिलों की आकृति पूछी गई है सारों को एक जगह करके यहाँ पे आपके लिए डाल दी है। हो सकता है रिपीट कर दें, तो वहाँ पे आपको ये तो आपको ध्यान रखना ही है। राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन सर्वप्रथम किसने किया था? एम.ए. हेरोन है, बिल्कुल सही है। जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती हैं? जुरासिक युग की चट्टानें केवल 2 जिले हैं, जैसलमेर और बाड़मेर, उसमें ही पाई जाती हैं। 70वां प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न वित्तीय संगठनों जैसे रिको है, आरएफसी है, राजसिको है इत्यादि द्वारा आकलित औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर ए श्रेणी में राजस्थान के कौन से जिले सम्मिलित किए गए हैं? तो यहाँ पर 4 जिले हैं, जोधपुर, पाली, अजमेर और अलवर। जोधपुर, पाली, अजमेर और अलवर को ए श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। 71वां प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किए गए वन स्टॉप सॉल्यूशन का नाम क्या है, जो स्टार्टअप वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए काम करता है? तो आई स्टार्ट जो है वो आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन का नाम है। 72वां प्रश्न है, राजस्थान में लिग्नाइट कोयले के प्रमुख जमाव कहाँ स्थित है? तो लिग्नाइट कोयले का प्रमुख जमाव जो है वो आपके कपूरडी, मेड़ता और पलाना में है। और ये प्रश्न पशु सूचना पशुधन सहायक परीक्षा 2018 में पूछा गया था। राजस्थान की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 50 सेंटीमीटर समरेखा राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, बिल्कुल सही है। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा रेतीले भागों को 2 भागों में बांटती है, ये भी सही है। राज्य का औसत तापमान 32 डिग्री नहीं होनी चाहिए, शायद 37 डिग्री है। और राज्य की औसत वार्षिक बरसात 58 सेंटीमीटर है, ये तो सही है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि 32 डिग्री नहीं है, जो औसत तापमान रहता है पिछले 10-12 साल से यही है, 38 डिग्री सेंटीग्रेड औसत तापमान रह रहा है। राजस्थान में माउट के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? यानी जो सर्दियों में बरसात होती है उसके बारे में ये स्टेटमेंट है। 3 स्टेटमेंट सही होंगे, 1 गलत होगा। जो गलत होगा उसको आपको चयन करना है। यह राज्य में भूमध्य सागर से उठने वाले पश्चिमी विक्षोभों से होती है, बिल्कुल सही है। माउट भूमध्य सागर से उठने वाले विक्षोभों की वजह से होती है। ये गेहूं जौ तथा सरसों हेतु गोल्डन ड्रॉप अमृत की बूंद के समान काम करती है, बिल्कुल सही है। गेहूं की फसल के लिए तो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है ये दिसंबर से जनवरी के मध्य होती है, ये भी सही है। राज्य में ये बरसात राज्य के दक्षिणी भाग में सर्वाधिक होती है, तो ये दक्षिणी भाग में नहीं होती है, उत्तरी पश्चिमी भाग में माउट से ज़्यादा बरसात होती है राजस्थान में। 35वां प्रश्न है, अलवर के शासक जयसिंह के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इन्होंने पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, बिल्कुल सही है। इन्होंने चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का नाम बदलकर नरेंद्र मंडल कर दिया था, बिल्कुल सही है। इन्होंने हिंदी को अलवर की राजभाषा घोषित किया था, ये भी सही है। और इन्होंने ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के आगमन पर सरिस्का महल का निर्माण करवाया था, तो सरिस्का महल का निर्माण तो बिशन सिंह ने करवाया था, किशन सिंह ने इन्होंने नहीं करवाया था, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 4 इसका गलत हो गया। 76वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अलवर का कौन सा शासक चंद्र सखी नाम से कविता लिखा करता था? आरपीएससी का तो फेवरेट प्रश्न है भाई। हर साल यदि 10 परीक्षा होती है तो 10 परीक्षा में 3 परीक्षाओं में तो ये प्रश्न पूछता ही है
कि राज्य में अलवर का निम्न में से अलवर का कौन सा शासक है जो चंद्र सखी नाम से कविता लेखन करता था। तो बख्तियार सिंह जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। 77वां प्रश्न है, राजस्थान में न्यूनतम महिला साक्षरता किस जिले की है? सामान्य प्रश्न है, जालोर। राज्य में कितने मृगवन हैं? तो मृगवनों की संख्या 7 है। इसके साथ ही आपको यहाँ पर कौन सी संख्या कितनी है? 4 बाघ परियोजनाएं, 3 राष्ट्रीय उद्यान है, 27 वन्यजीव अभ्यारण्य है, 33 आखेट निषेध क्षेत्र हैं, 7 मृगवन है, 5 जंतुआलय हैं, 20 कंजर्वेशन रिजर्व हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और बाघ संरक्षण एवं प्रशिक्षण क्षेत्र जो है वो शाहपुरा में है। शाहपुरा भीलवाड़ा वाला शाहपुरा नहीं है, वो शाहपुरा आजकल जिला बन गया। यहाँ जयपुर में दिल्ली रोड पे जो शाहपुरा है उसमें आपको बाघ संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र मिलेगा। एक देखिए, पंकक या स्लरी राजस्थान के किन जिलों में पारिस्थितिकी तथा भूमि की उर्वरा शक्ति दोनों को अपूर्णीय क्षति पहुंचा रही है? तो ये जो राजसमंद और उदयपुर है वहां पर पारिस्थितिकी की उर्वरा शक्ति दोनों को अपूर्णीय शक्ति पहुंचा रही है। राजस्थान का कौन सा भू क्षेत्र अवैध खनन के कारण गंभीर परिस्थिति संकट झेल रहा है? तो ये जो है वो आपका उत्तरी अरावली क्षेत्र है। वहां पर अवैध खनन लगातार बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से इको सिस्टम वहां का गड़बड़ा गया है। 81वां प्रश्न है, निम्नलिखित झीलों में कौन सी झील मीठे पानी की झील नहीं है? तो यहाँ पर आपको पंचपदरा झील जो है वो मीठे पानी की झील नहीं है। पंचपदरा का जो स्फटिक होते हैं उसमें 98% NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। और यहाँ पर खारवाल जाति के लोग मोरडी नामक मोरडी झाड़ी से नमक बनाते हैं। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदियों का अवरोही क्रम में जो है आपका सबसे जो चंबल सबसे लंबी है, फिर माई है जिसकी 576 किलोमीटर लंबाई है, फिर बनास का नाम आता है और फिर लूनी आती है। लूनी की लंबाई 495 है। तो ये तो आपको डेटा याद रखने ही पड़ेंगे, 4 सबसे लंबी नदियों के नाम और उनका अफवाह क्षेत्र के हिसाब से और कैचमेंट एरिया के हिसाब से आपको ये याद रखना पड़ेगा। चंबल नदी पर निर्मित बांधों का नदी प्रवाह की दिशा में सही क्रम कौन सा है? तो इसका जो नदी प्रवाह का क्रम है वो गांधी सागर सबसे पहले, फिर राणा प्रताप सागर, फिर जवाहर सागर और फिर कोटा बैराज। तो तीसरा नंबर का ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 84 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त हैं। बिल्कुल सही है। राज्य की जलवायु उष्ण शुष्क प्रकार की है। राज्य में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है और राज्य की जलवायु उष्ण आर्द्र प्रकार की है। तो ये पहला जो विकल्प है वो है राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त हैं। कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे सत्य प्रश्न पूछा है। राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है, बाकी गलत है। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान की कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पे 2 नंबर का जो है वहां पर उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु होना चाहिए, लेकिन यह राजस्थान का उत्तरी भाग में नहीं होता है। 86वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। राजस्थान में सर्वप्रथम डाक व्यवस्था की शुरुआत जयपुर में 1904 में महाराजा माधव सिंह द्वितीय ने शुरू किया था। बिल्कुल सही है। जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना राम सिंह द्वितीय ने की थी, ये भी सही है। चाकसू की शीतला माता का मंदिर का निर्माण माधव सिंह प्रथम ने करवाया था, ये भी सही है। धौलपुर का समझौता सवाई प्रताप सिंह और मराठों के बीच हुआ था, तो प्रताप सिंह तो नहीं हुए थे उस समय, जय सिंह मराठों और जय सिंह के बीच हुआ था। तो चौथा नंबर का विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उच्च शिक्षा क्षेत्र में शैक्षिक सुधार एवं ओरिएंटेशन हेतु किस जिले में फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी की स्थापना की गई है? तो आपका जयपुर आंसर आ जाएगा इसमें, और आपको इसकी व्याख्या वाली PDF मिली जाएगी। राजीव गांधी इनोवेशन चैलेंज के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार 5 करोड़ रुपए की दिया जाता है। पहले 2 करोड़ का था, आजकल 5 करोड़ कर दिया गया इसका।
तो ये आपको ध्यान रखना है। बजट 2023-24 में प्रदेश के युवाओं को स्टार्टअप एवं आधुनिक तकनीकी आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए कौन से कोष की स्थापना की गई है? राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड जो है, कैपिटल फंड, राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड ए नंबर का ऑप्शन है, जिसमें पहले 25 लाख रुपए तक का जो है इसमें मैचिंग शेयरिंग सीमा रखी गई थी, आजकल इसको 1 करोड़ कर दिया गया है। 90वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र लेखक है जिसका नाम अशोक या अभिलेखों में मिलता है? तो वह कापड़ या चापड़ है, मतलब दोनों ही मिलते हैं कई बार, इनके नाम आदमी एक है, नाम अलग है। कई बुक्स में चपड़ नाम आता है, किसी में चापड़ दे रखा है, किसी में कापड़ दे रखा है, तो आप कंफ्यूज नहीं हो, इस वजह से मैंने दोनों नाम यहाँ पे ओब्लिक करके रख दिया है। 91 नंबर का प्रश्न है, संकट के समय राणा प्रताप को किसने आर्थिक सहायता दी थी? तो आपको पता है, ये तो भामाशाह हैं पाली के, 25 लाख रुपए और 20,000 स्वर्ण मुद्राएं इन्होंने इनको दिया था, और इनकी दोनों की मुलाकात जो है वो चूलिया जलप्रपात के पास हुई थी। बजट 2023-24 में कालीबाई भील एवं देवनारायण योजनाओं के अंतर्गत वर्तमान में उपलब्ध करवाई जा रही स्कूटियों की संख्या 20,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 20,000 से अब सीधा 30,000 कर दिया है। बी नंबर का ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें। बजट 2023-24 प्रदेश में कितने नए महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई है? 2023-24 के जो बजट है उसमें 2000 अतिरिक्त स्कूलें, महात्मा गांधी स्कूलें खोलने की बजट पारित किया गया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रति परिवार बीमा राशि आपको 25 लाख है, आजकल बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1 मई 21 को ये योजना शुरू की गई थी, फिर 10 लाख रुपए इसके पिछले बजट में की थी, इस बजट में 25 लाख कर दी गई है, और इसमें लगभग 1633 प्रकार के पैकेजेज हैं। और ये जो पैकेजेज हैं इसमें पंजीयन शुल्क, बिस्तर व्यय, भर्ती व्यय, नर्सिंग व्यय, शल्य चिकित्सा, संवेदना हरण विशेषज्ञ, सामान्य चिकित्सा का परामर्श शुल्क और ओटी इत्यादि का व्यय इसमें किया जाता है। और इसमें 5 दिन पहले और भर्ती होने से 5 दिन पहले और डिस्चार्ज के 15 दिन तक उस बीमारी से संबंधित उस अस्पताल में की गई जांच, दवाई और डॉक्टर के परामर्श शुल्क को इसमें शामिल किया गया है। योजना में परिवार के आकार और आयु की कोई सीमा नहीं है। साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में जो पहले 5 लाख रुपए राशि रखी गई थी क्लेम राशि, उसको 10 लाख रुपए कर दिया गया है। कृषि बजट के बारे में आपको बताना है कि कृषि बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? सबसे पहले कृषि बजट जारी करने वाला राज्य तमिलनाडु था, बिल्कुल सही है। राजस्थान में सबसे पहले कृषि बजट 2022 के बजट में किया गया था, बिल्कुल सही है। राजस्थान कृषि बजट 2023 की थीम समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान है, ये भी सही है। राजस्थान कृषि बजट 2023 में कृषि हेतु लगभग 79,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है, बिल्कुल सही है। 78,900 और कुछ करोड़ था, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट माना जाएगा। राजस्थान कृषि बजट 2023 में सर्वाधिक पैसा कृषि हेतु अनुदान को आवंटित किया गया है, तो यहाँ पर सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं साथियों। देखिए आपका कृषि हेतु 78,938.68 करोड़ है, तो लगभग 79 करोड़ होता है, ये वो स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। कृषि शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा उच्च माध्यमिक कृषि के लिए कितनी राशि प्रति छात्रा प्रदान की जाती है? आपको 1 नंबर का स्टेटमेंट है, और किसको कितना दिया जाता है वो सारा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप 11वीं और 12वीं में पढ़ रहे हैं, कृषि संकाय के छात्र या छात्रा हैं, तो आपको 15,000 रुपये। यदि आप BA या BSc कर रही हैं या MA या MSc कर रही हैं कृषि से, तो 25,000 रुपये, और यदि आप PhD करते हैं तो 40,000 रुपये राजस्थान सरकार द्वारा आपको पारितोषिक दी जाएगी, आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाएगा। SDG को अर्जित करने के लिए राजस्थान ने निम्न में से कौन सा उपाय नहीं किया है? तो दहेज प्रथा को रोकने का प्रयास है, इसमें SDG से कोई संबंध नहीं है। जिला स्तरीय क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग कार्यक्रम इसमें चालू किया गया है, बिल्कुल सही है। बजट प्रावधानों के साथ मैपिंग भी हो रही है। आमुखीकरण और कार्यशालाएं और प्रशिक्षण भी आयोजित करवाए जा रहे हैं, तो ऊपर वाले 3 स्टेटमेंट सही हैं, चौथा स्टेटमेंट गलत है, वो आपका आंसर हो जाएगा।
98वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से झालावाड़ का कौन सा शासक हरिजन यथार्थ युग की मांग से परे जाकर झालावाड़ के सभी मंदिरों को हरिजनों हेतु खुलवा दिया था? तो झाला राजेंद्र सिंह है, उनका नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आरपीएससी का अनटच प्रश्न है, तो निश्चित रूप से किसी न किसी परीक्षा में झाला राजेंद्र सिंह को बेस मान के पूछा जाएगा। यदि कोई मुद्दा हरिजन से संबंधित सुर्खियों में आता है तो इस प्रकार के प्रश्न निश्चित रूप से परीक्षक द्वारा, पेपर सेटर द्वारा प्रश्न पत्र में आपको देखने को मिलेगा। राज्य सरकार द्वारा जनजाति विकास हेतु किए जा रहे अभिनव प्रयासों में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? मारवाड़ जनजाति विकास बोर्ड की स्थापना जोधपुर में की गई है, बिल्कुल सही है। हाल ही में जोधपुर में नवीन जनजाति आवासीय विद्यालय की स्थापना भी की गई है। अनुसूचित जनजाति के समावेशी विकास हेतु 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, इस बजट में 100 करोड़ दिए हैं, बिल्कुल सही है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत जनजातीय क्षेत्रों में दूसरी संतान के जन्म पर 16,000 रुपये नहीं दिए जाते भाई, इसमें केवल 6,000 रुपये दिए जाते हैं। और ये जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 103वीं जयंती पर 19 नवंबर 2020 को ये योजना शुरू की गई थी, जिसमें 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता महिला को दी जाती है। आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अलाउद्दीन खिलजी के जालोर पर आक्रमण का कारण फिरोजा वीरमदेव के प्रेम प्रसंग को बताया है? तो मोहनोत नैणसी ने एक पुस्तक लिखी है, नैणसीरी ख्यात। उस नैणसीरी ख्यात में जो है मोहनोत नैणसी बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के जालोर पर आक्रमण का कारण कान्हड़ का पुत्र वीरमदेव अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में किसी कारणवश रहा करता था। उसमें ज़्यादा हम डेप्थ में जाएंगे नहीं। फिरोजा वीरमदेव को देख कर प्रेम करना शुरू कर देती है। अलाउद्दीन फिरोजा अपनी पुत्री फिरोजा का बहुत समझाते हैं, फिरोजा नहीं मानती है। जब उसको वीरमदेव को इस प्रसंग के बारे में पता चलता है तो वो वापस जालोर आ जाता है। और ये जो सारा प्रकरण है वह मोहनोत नैणसी ने अपनी पुस्तक मोहनोत नैणसीरी ख्यात में ये सारा प्रकरण बताया है। तो इस प्रकार आज का जो टेस्ट था वो आपका जो है इसका सॉल्यूशन आपके सामने है। यदि आप इसकी पीडीएफ लेना चाहें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप टेस्ट 3 ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज सब के लिंक आपको मिल जाएंगे। हमारा जो ऐप है जिसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। और साथियों, यदि हमारा जो प्रयास है आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हमारी टीम इससे मोटिवेट हो सके और आपके लिए एक अच्छा और बेटर कंटेंट तैयार कर सके। धन्यवाद।